बोर्ड्स तो अगर कोई शुरुआत से पढ़ रहा है, डेली पढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिन में कंसेप्ट्स पे हमेशा फोकस करा, लाइक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं जब भी टॉपर के इंटरव्यूज लेता हूं तो मैं नोट करता हूं। पढ़ाई आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। आप ऑनेस्टी सबसे बड़ा वर्ड है, उससे बड़ा कोई वर्ड नहीं है यहाँ। सत्यम, आपने जो पॉइंट बोला है मेरे हिसाब से 99.9% टॉपर्स अग्री नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो उसके बाद मेरे भाई ने और मैंने बैठ के डिस्कशन करा था कि शायद अगर बोर्ड एग्जाम फिर से हो जाएंगे तो नहीं, मैं ऐसे ही चाह रहा था, इसलिए मैंने वैसे क्वेश्चन डाले भी नहीं। वैसे इंटरव्यू भरे पड़े हैं यार यूट्यूब पे, वही वही घिसी पिटी बातें बार 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 बार। मैं चाहता हूँ बच्चे टॉपर की पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो कि यार ये ऐसा बनना है। ओ भाई साहब। हे फ्यूचर टॉपर्स, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। हमारा आज का ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बोर्ड्स एंड सीयूटी टॉपर सत्यम। सत्यम ने बोर्ड्स में स्कोर करे थे 95.6% और सीयूटी में स्कोर करे थे 794 आउट ऑफ 800। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन इनका गलत था। तो आज मेरे और सत्यम के इंटरेक्शन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के एंड तक आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे और आप बहुत अच्छे से फिर मेहनत करने लग जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है सत्यम। सत्यम, सबसे पहले थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आई ट्रूली होप आज हमारे इस इंटरेक्शन से बहुत सारे बच्चों को सीखने को मिलेगा, वो इंस्पायर होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया, वंडरफुल टू बी है। तो सत्यम, बेसिकली आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ 11 ट्वेल्थ और सीयूटी वाले बच्चों के लिए। अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जहां पर फाइनल एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, चाहे 11th की बात करते हैं हम या फिर 12th की करते हैं, इसका 12th वाले बच्चे सीयूटी भी देंगे। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जिससे हर एक बच्चा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का रिलेट कर रहा होगा और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा कि जो टॉपर्स हैं उनका माइंडसेट कैसा रहता है। तो एकदम पीछे से मैं चालू करूंगा और फिर आखिरी में आपसे बोर्ड एग्जाम जब पास आ जाते हैं, 11th के एग्जाम जब पास आ जाते हैं, फिर सीयूटी की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एज अ स्टूडेंट आप कैसे थे? अगर हम 11 ट्वेल्थ की बात करते हैं तो कैसी आपकी जर्नी थी? मतलब दिन भर आप पढ़ाई करते थे या फिर आपने भी स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट करा और आखिरी में पढ़ाई चालू करी? और थोड़ा सा एक बार बच्चों को आप खुद भी अपने परसेंटेज के बारे में बता दीजिए, 10th के भी, 11th के भी, 12th के भी, अगर आपको याद हो। 10th क्लास में एज फार एज आई रिमेम्बर मेरे 94% थे। वैसे हमारा कोविड बैच था, तो इट वाज बेस्ड ऑन हमारे प्री बोर्ड के स्कोर्स, तो 94%। 11th क्लास में डिप हो गया था एज यूजुअल, तो वो मेरा 86% के आसपास चला गया था। 12th क्लास में इट वाज अगेन बैक, तो वो 96% आ गया, 95.6, तो 96 के अराउंड ऑफ। एंड आपने पूछा एज अ स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट आई वाज प्रिटी मच फाइन। कभी टाइम वेस्ट एज सच जिसको हम कहेंगे हॉलो टाइम वेस्ट, बिल्कुल ही यूजलेस एक्टिविटीज में टाइम वेस्ट, उसमें ज्यादा नहीं हुआ। अ, अपनी स्टडीज के अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो सीखने में टाइम जरूर ज्यादा ज्यादा गया। बहुत सारे मैं टेड टॉक्स वगैरह देखता था, जितने भी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो काम की बातें, ढंग की बातें करते हैं, जो ग्रोथ की बातें करते हैं या कुछ अंडरस्टैंडिंग की बातें करते हैं, उनको मैं काफी देखता था। तो उस सेंस में टाइम मेरा जाता था पढ़ाई के अलावा भी, बट उसके अलावा आई वाज स्टक टू माय स्टडीज। तो उसके उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ मेरा। तो या दैट दैट्स हाउ आई वाज इन माय स्टडीज इन 11 12 एंड उससे पहले भी। तो लाइक आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करी हुई थी, सब 12th में एंटर करे या फिर 11th में करे? तो आप हर दिन पढ़ाई करते थे या फिर स्टार्टिंग में आपने इन चीजों में ज्यादा टाइम दिया और फिर जब एग्जाम पास आ गए जब पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करा? कंसेप्ट पे हमेशा फोकस करा, लाइक दो चीजें होती है मेरे हिसाब से। पहला कंसेप्ट होता है, तो पहले कंसेप्ट तो बिल्कुल ही रॉक सॉलिड रहता था कि हम्म। 11th हो 12th क्लास हो, फिर जिस हिसाब से मार्क्स की जरूरत हो उस हिसाब से पढ़ लिया। क्योंकि मार्क्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे लिए पर्सनली नहीं है। तो 11th क्लास में मार्क्स की जरूरत नहीं थी, मैं मार्क्स की पढ़ाई की। 10th क्लास में मार्क्स की जरूरत थी, मैंने मार्क्स की पढ़ाई करी। 12th क्लास में जरूरत कर ली। तो कंसेप्ट लेकिन हर क्लास में रॉक सॉलिड बनाता रहा। 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कंसेप्ट हर बार क्लियर था। तो कंसेप्ट मतलब वो एक पिच की तरह है। वो जो कंसेप्ट है वो, इफ यू हैव द राइट पिच टू प्ले ऑन, तो
उसके बाद आप 130 km/h की बॉल हो या 150 km/h की बॉल हो, तो 130 की आप हर बार खेल ही लोगे अगर आपकी पिच ठीक है तो। बाकी प्रैक्टिस के बाद आप 150 की भी खेल लोगे, अगर आपको मार्क्स की तरफ जाना है तो पिच अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जिस तरह से जैसे ही अटैक हो आप प्रिपेयर कर सकते हो प्रैक्टिस से। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं जब भी टॉपर के इंटरव्यूज लेता हूं तो मैं नोट करता हूं कि बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो पढ़ाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्क्स या फिर परसेंटेज के लिए। वो ये नहीं देखते कि सीधी बात है, अगर आप अपनी पिच पे प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, बॉल कितनी भी तेज आए आपके मार्क्स आएंगे। मतलब जितने भी टॉपर्स रहते हैं वो यही बताते हैं कि भाई उनका मेन एम था कि उन्हें अच्छे से पढ़ना है, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, और फिर सिंपल सी बात है, अगर आपका सब कुछ क्लियर है तो मार्क्स फिर ज्यादा आपके आ ही जाते हैं। यहाँ पर सत्य मैं दो पॉइंट्स रखना चाहूंगा आपने जो बोला। सबसे पहले आपने बोला कि आप टाइम वेस्ट नहीं करते थे, आप बाकी चीजों पर टाइम देते थे, लाइक आप प्रोडक्टिविटी की चीजें वगैरह देखते थे, टेक टॉक्स वगैरह सुनते थे। तो लाइक आपको लगता है इन चीजों से इम्पैक्ट पड़ा आपकी लाइफ में? क्योंकि क्या होता है आज की डेट में ज्यादातर बच्चे जो पढ़ाई के अलावा करते हैं वो हम सबको मालूम है कि भाई यूट्यूब पे आजकल हम छपरी यूट्यूबर्स बोलते हैं, मैं टेलीग्राम पे भी यही वर्ड यूज करता हूँ। कॉमेडी वीडियोस प्लस वन। देख रहे हैं, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, और कुछ भी कर रहे हैं टाइम पास के लिए। तो आपको लगता है फर्क पड़ता है जब हम प्रोडक्टिव चीजें देखते हैं, समझते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। आपकी पर्सनैलिटी तो उन वैल्यूज से बिल्ड होती है जो वैल्यूज आपके अंदर जाती है। तो द वैल्यूज वैल्यूज डायरेक्ट योर एक्शंस। तो वैल्यू पहले आती है, उसके बाद एक्शन आता है। तो अगर की वैल्यू बिल्डअप है ऐसे कंटेंट से जो आपको ऊपर उठाता है, तो द वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद पढ़ाई वन ऑफ द एक्शंस है जो उस वैल्यू से फॉलो होता है। तो अगर आप ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो आपकी जो वैल्यू ऐड कर रही हैं, तो वो ऑफ कोर्स पढ़ाई में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर आप ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो वैल्यू गिरा ही रहे हैं और माइनस में ही ले जा रहे हैं आपको, तो वो पढ़ाई पे भी वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पढ़ाई से ज्यादा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट बराबरी की इंपॉर्टेंस जरूर है उन चीजों की। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप अपने फ्री टाइम में भी जो कर रहे हैं, दिन भर आप जो कर रहे हैं, उससे सीधा सीधा आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर सत्य में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ही आता है, जब मैं बच्चों से इस टॉपिक पे बात करता हूँ उनसे मैं बोलता हूँ कि आप मार्क्स के लिए काम मत करो। एग्जाम्पल देता हूँ, आज ही हमारा एक लाइव सेशन था, वहां पर बच्चों ने मुझसे पूछा कि प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, तो हम्म। हमें क्या करना चाहिए, प्री बोर्ड्स में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर कर लें। तो मैंने उनसे बोला, यार देखो, आपको अगर आखिरी टाइम में रिवीजन करना है कर लो, लेकिन आपको पढ़ाई ऐसे करना चाहिए कि एक बार में आप अच्छे से पढ़ाई करो। आप पहले चैप्टर कर लो, फिर क्वेश्चन आंसर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। प्री बोर्ड्स में मार्क कम भी होगा तो क्या होगा, एंड गोल के लिए काम करो, हम्म। आपकी छोटा मोटा काम मत करो। फिर बच्चों का नया इसमें क्वेश्चन आता है कि फिर मार्क्स कम हो जाते हैं, बुरा लगता है, या फिर स्कूल में हम टॉपर नहीं बन पाते हैं। तो आप कैसे डील करते थे? जैसे आपने कहा कि भाई आप भी सब लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि नहीं गए होंगे एग्जाम अच्छे बीच में, क्योंकि स्कूल वाले कभी भी रख देते हैं। तो कैसे डील करते थे इस चीज से आप? मेरा काफी क्लियर था। एक जो कंसेप्चुअल फेज है कि कंसेप्ट मेरा क्लियर करना है, वो मैं 10 महीने करता था। प्रैक्टिस में सिर्फ 2 महीने करता था। एग्जाम से पहले मैं 2 महीने प्रैक्टिस करता हूँ, 10 महीने तक मैं कंसेप्ट पे ही फोकस करता हूँ। क्योंकि अब हम 11th 12th की बात कर रहे हैं, तो 11th 12th इनफैक्ट वो चेंज 9th से ही आ जाता है कि चीजें कंसेप्ट बेस्ड हो जाती हैं। अब वो 8th क्लास तक ऐसा होता है कि आपके बुक के पीछे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 5 MCQ हैं, वही एग्जाम में आते हैं। तो वो केस 9th के बाद ही नहीं रहता, और 11th 12th में तो फिर बिल्कुल ही नहीं रहता कि क्वेश्चन विद इन द टेक्स्ट ही आता है, तो पीछे के एक्सरसाइजेस से नहीं आता। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक तो मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। तो कंसेप्ट को हमेशा प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि वही फिर खुद भी सीखना है ना। सब लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट के लिए सब्जेक्ट लिया है, तो फिर दिखना चाहिए कि आपने इंटरेस्ट के लिए लिया, मार्क्स के लिए नहीं लिया। तो इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। लास्ट के दो दो महीने में, लास्ट के 1 महीने में, लास्ट के 3 महीने में वो डिफर कर सकता है सबके लिए। बट लास्ट में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे बुलिश हो जाओ तो वो ठीक है। बट शुरुआत में तो कंसेप्ट की क्लैरिटी जरूरी है। और लास्ट में अब रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, जैसे फसना पक्का सीरीज है, तो वो तो प्राइम सीरीज है। लाइक मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था कि हो सकता है उसमें कभी लाइक यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ जाएगा उससे। तो वो बहुत अच्छी सीरीज है, इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे। तो आप लास्ट में तो उसको रेफर कर ही सकते हैं। लास्ट में यू कैन डेफिनेटली गो बुलिश ऑन क्वेश्चंस, बट शुरुआत में हमेशा हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करें, क्योंकि
बिना कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। बात वही है, मैं बार बार बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पर टर्म यूज कर देता हूँ, चीप प्लेजर। कि आप ये चीप प्लेजर्स के पीछे मत भागो कि स्कूल के एग्जाम में मैंने टॉप कर लिया या फिर मैंने आज पढ़ के कल एग्जाम दे दिया। ऐसे में फिर प्रॉब्लम यही होती है कि भाई अभी तो कर लोगे, फिर बाद में आपका करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि एक बार आपने सस्ते में काम निपटा दिया फिर से आप नहीं जाने वाले करने के लिए। और फिर लॉन्ग टर्म फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट इसी में रिलेटेड आता है, आप मुझे बताओ। यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियोस देखी, मैं यूट्यूबर्स का नाम तो नहीं लूंगा पर मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ और मैं बहुत सारे टॉपर्स की भी बात कर रहा हूँ। इन लोग एक बहुत बड़ी दिक्कत में बच्चों को ये डालते हैं कि ये जिस चीज में मेरे हिसाब से 3 घंटे की मेहनत की जरूरत है वहां पर ये 12 घंटे की मेहनत बताते हैं। जैसे आपने एनसीईआरटी कर ली, आप 10 बार एनसीईआरटी करो, क्वेश्चन आंसर 10 बार करो, लॉन्ग नोट्स बनाओ, शॉर्ट बनाओ, वेरी शॉर्ट बनाओ, इतने में भी काम नहीं होगा, इसके बाद ये भी कर लो वो भी कर लो। मतलब कुल मिला के ठीक है, कुल मिला के मतलब इसको मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ कि आपने 2 घंटे मेहनत करी उसके बाद भी आप स्कोर कर सकते थे। अब आप उसके ऊपर 50 घंटे और मेहनत कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने टाइम वेस्ट कर लिया अपना। तो आपका क्या कहना है कि बोर्ड्स में या फिर स्कूल के बाद सीयूटी में टॉपर बनने के लिए सच में इतनी मेहनत लगती है कि आपको दिन भर में 12 12 घंटे पढ़ना है, 12 12 बार एनसीईआरटी करना है, या फिर अगर आप एक बार में अच्छे से काम करते हो तो आराम से आप आसानी से कर सकते हो मतलब। बोर्ड्स तो अगर कोई शुरुआत से पढ़ रहा है, डेली पढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिन में 2 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अगर आप शुरुआत से बोर्ड्स में पढ़ रहे हो तो डेली पढ़ रहे हो, अगर शुरुआत से पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, तो बोर्ड्स 2 घंटे में होने वाली चीज है। कि अगर आप डेली 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो काफी है। उसको आप मैक्स एक्सटेंड करके 4 कर दो कि अब वो थंबनेल में लिखाएगा कि ठीक ठाक परसेंटेज वाला 2 घंटे बोल रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है, तो 4 घंटे ठीक है। तो 4 घंटे आप पढ़ लो तो वो काफी है। उसके बाद सीयूईटी तो वो तो पूरा ही प्रैक्टिस गेम है। मतलब अगर आप सीयूईटी पे पूछे तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सीयूईटी से इजी कोई एग्जाम नहीं होता। तो सीयूईटी क्वेश्चन के लेवल पे सीयूईटी से इजी कोई एग्जाम नहीं होता। अब वही आई डिफरेंस है एग्री। कि जेई एडवांस है और नीट है। तो जेई एडवांस में आपको कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, लेकिन नीट में एक्यूरेसी ज्यादा फैक्टर होता है। क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीयूईटी सिमिलर है नीट के पैरेलल चलती है, उससे भी थोड़ा लो ही है क्वेश्चंस का लेवल। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो कंसेप्चुअली तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। मतलब अगर कोई मेरा जूनियर मेरे से सीयूईटी के इंग्लिश के पेपर मांगे तो मेरे को थोड़ा शर्म आती है देने में कि भैया आपने ये पेपर क्लियर किया है। तो कोई पेपर ही नहीं है वो तो। लास्ट में प्रैक्टिस आप जितना सीयूईटी में कर दोगे उतने सीयूईटी में मार्क्स आ जाएंगे। इट ऑल देन एंड्स ऑन कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट ठीक है तो बोर्ड्स में भी नंबर आ जाएंगे, सीयूईटी में भी आ जाएंगे, सब ठीक है। वही बात है, बार बार बच्चों से बोला अगर आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन सही से कर रहे हो तो सीयूटी में दिक्कत नहीं आएगी। अब रही बात इंग्लिश की, तो मैंने ये बार बार बोला है अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी इंग्लिश वीक है, कुछ मत करो, दिन में सिर्फ 15 मिनट थोड़े थोड़े अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, थोड़े से नए नए वर्ड सीख लो। ये अभी से हल्का हल्का करोगे तो आखिरी में जो आपको बोर्ड्स के बाद टाइम मिलता है वो इनफ है सीयूटी के लिए। क्योंकि सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइन उठ के आ जाती है, मतलब आपने एनसीईआरटी करी हुई है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चे गड़बड़ी क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, हमारी एनसीईआरटी की वीडियोस नहीं देखेंगे, वो उनको कहीं यूट्यूब पे अगर 10 मिनट का वन शॉट मिल गया, चलो काम चल रहा है। अभी तो काम चला लोगे, बाद में दिक्कत होगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक पॉइंट बोला कि 2 घंटे आप रेगुलरली पढ़ लो और फिर 4 घंटे हम इसको गिन लेते हैं, बट प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं क्या है, ये कोई बच्चा एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। एक रीजन है कि यूट्यूबर्स ये चीजें नहीं बोलते क्योंकि बच्चे ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इतना इतना फेक न्यूज फैल गया है इसको लेके कि इतना इतना पढ़ना पड़ता है कि कोई यूट्यूबर बोलना ही पसंद नहीं करता है, क्योंकि आप बोलोगे तो सबको लगेगा यार ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही निकल के आती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, बच्चे इसे एक्सेप्ट शायद इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के चक्कर में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जैसे एग्जांपल से अगर मैं अपनी ट्वेल्थ की बात करता हूं तो ट्वेल्थ में मुझे सिर्फ अपनी क्लास के बच्चे पता थे। अब मेरी क्लास में अगर कोई 2 घंटे पढ़ रहा है तो वही टॉप है ना, कि भाई 2 घंटे पढ़ रहा है मतलब ये ज्यादा पढ़ रहा है। अब अपन ने 3 पढ़ लिया तो अपने को लग रहा है अपन ने सबसे ज्यादा पढ़ लिया। बट अब ये है, जैसे मैं अपने ही टेलीग्राम की बात कर लेता हूँ, हजारों ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं। अब एक बच्चा भी लिख के चले जाता है यार आज का दिन तो वेस्ट हो गया, मैंने सिर्फ 7 घंटे पढ़ाई करी। तो यहाँ जो बच्चा 2 घंटे में खुश था उसको तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो फिर ये कंपटीशन से आपने भी डील करा होगा क्योंकि आप भी हमारे टेलीग्राम में थे उस टाइम पे। तो कैसे डील करा, मतलब ये कंपटीशन से जो एक अजीब फीलिंग आने लगती है अंदर, फोमो टाइप का जनरेट होता है, उसे कैसे डील करा? फोमो से फोमो मेरे को एज सच बहुत ज्यादा कभी हुआ नहीं। मतलब ज्यादा फील नहीं हुआ कि मैं लोगों से पीछे हो रहा हूँ या कंपेयर। मतलब फोमो फोमो का रूट लाई करता है कंपैरिजन में। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो, एंड कंपैरिजन मेरे हिसाब से वैल्यूज पे होना चाहिए, रेदर देन कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। वैल्यूज पे
डेफिनेटली कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे कुछ लोग अगर कहें कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, तो आई डोंट एग्री विद देम। कंपैरिजन होना चाहिए, बट वैल्यूज पे होना चाहिए, रिजल्ट्स पे नहीं। अगर कोई कंसिस्टेंट है, तो मैं कंसिस्टेंसी की वैल्यू उससे जरूर इनहेरिट करना चाहूंगा। तो इन इन दैट सेंस वैल्यूज पे कंपैरिजन कर लेना चाहिए। तो अगर किसी कोई टॉपर है, कोई मेरे से बहुत ज्यादा नंबर ला रहा है, तो मैं उसकी वैल्यूज को कंपेयर करूंगा एंड एनालाइज करूंगा। एंड जो मैं इनहेरिट करना चाहूंगा वैल्यूज के टर्म्स में, उसको मैं इनहेरिट करूंगा। रिजल्ट्स को मैं खास कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि रिजल्ट्स बाय प्रोडक्ट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगता है, क्योंकि हम ऑनलाइन सिर्फ वो नंबर देखते हैं, पीछे एक इंसान को नहीं देखते, अ, उसकी डेली लाइफ को नहीं देखते। तो रिजल्ट ही हमें बस दिखता है, लेकिन वो एक फैसेट है ऑफ द एंटायर वर्क यू हैव डन। तो उस वर्क एथिक को, उस वैल्यू सिस्टम को कॉपी करना चाहिए या कंपेयर करना चाहिए, रिजल्ट को कंपेयर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ही ऐड करना चाहूंगा जो आपने बोला, मतलब उसी को एक्सटेंड करूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मेरे हिसाब से बच्चों की, कि वो अजम्पशन बहुत क्रिएट करते हैं कि अगर इसने टॉप करा तो ये इसकी लाइफ है। बट हम्म। रियलिटी में लोगों के लाइफ की सिचुएशन इतनी डिफरेंट होती है कि कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। मतलब एक तरीके में कि आप कैसे अपनी जिंदगी जीते हो, हम्म। वैल्यूज में आप कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर सारे बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा सत्यम, कि भैया आपने बोल तो दिया लेकिन इतना आसान नहीं इम्प्लीमेंट करना। कंपैरिजन तो हो ही जाता है, स्कूल में मार्क्स कम हो जाता है तो बुरा तो लग ही जाता है। तो ये टॉपर वाला माइंडसेट आता कैसे है? आपको क्या लगता है कैसे ये माइंडसेट डेवलप करा जाए? साइकोलॉजी में ओशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसमें जो सी है ओशन कैरेक्टरिस्टिक्स का, कंसेंशियसनेस के लिए वो स्टैंड करता है। तो इनफैक्ट आई गेस ये क्लास ट्वेल्थ की फिजिकल एजुकेशन में भी है। है, बाकी साइकोलॉजी जी। में तो है ही। तो ये जो कंसेंशियसनेस है, ये डेवलप होती है, बहुत ही लॉन्ग टर्म में डेवलप करना पड़ता है। ये वही चीज है जो जो कहते हैं ना कि टॉपर वाली मेंटेलिटी, या टॉपर टॉपर का क्या राज है, वो एक शब्द है बस, वो कंसेंशियसनेस वही है। वो कि वो डिसिप्लिन्ड रहते हैं, अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करते हैं, रिलायबिलिटी होती है उनमें, थोड़े ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद से ऑनेस्ट होते हैं। तो ये सारी जो कंसेंशियसनेस की वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को अगर आप लॉन्ग टर्म बिल्ड करते हैं, तो फिर वो टॉपर बनना एक 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 इजियर पाथ हो जाएगा आपके लिए। तो फोकस वैल्यूज पे करें, जो नंबर है वो अपने आप दिख जाएगा। तो बस अपना एक, ज्यादा से ज्यादा आपको करना है तो आप एक अपना पर्सनैलिटी टेस्ट ले लो, और अगर आपको कंसेंशियसनेस लो है, तो कंसेंशियसनेस पे काम करो, rather देन टॉपर बनने पे। टॉपर आप साथ में बन जाओगे उसके। और बात इसमें यही है कि अगर आप नई एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो या फिर नई वैल्यूज अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो, तो पहले पुरानी वैल्यूज को हटाना भी बहुत जरूरी है। बच्चे अपना माइंड इतना ज्यादा आजकल रिजिड कर चुके हैं, मुझसे तो पढ़ाई नहीं होती, मेरा तो मन नहीं करता, सब मुझसे आगे हैं, मेरा दिमाग काम नहीं करता। मतलब खुद को इतना ज्यादा नीचे रखने की आदत हो गई है बच्चों को, कि आप उनको कुछ भी एक्सप्लेन करो ना तो एंड में वही लाइन निकल के आती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती या कर सकता। तो ये एक बहुत दिक्कत वाली चीज है। बात वही है कि अगर आप एक टॉपर माइंडसेट की बात करते हो, तो वो माइंडसेट बनाने के लिए पहले तो आपको थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, और साथ में थोड़ा सा पुरानी आइडेंटिटीज को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आगे अगर ग्रोथ की तरफ जाना है तो पकड़ के नहीं बैठ सकते कि आप पकड़ के बैठे हुए अपनी पुरानी आइडेंटिटी को। और सत्यम, यहाँ पर आप मुझे ये भी बताइए कि आपसे मेरी बात भी हुई थी, जैसे कि क्लास में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पोटेंशियल रहता है, वो कर सकते हैं कुछ, बट हम एंड में देखते हैं कि वो नहीं कर पाते। तो अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो क्या ऐसी भारी भारी मिस्टेक्स वो कर देते हैं जिसके कारण हमें लगता है कि यार ये नहीं कर पा रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी मिस्टेक है। कुछ लोग होते हैं, वो मतलब स्कूल में भी मैंने ऑब्जर्व किया है, नाउ आई मीन कॉलेज, तो कॉलेज में भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो अपना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं, and ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, जो 70% 80% लोग हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इन तीनों में से वो कुछ हम्म। नहीं कर रहे हैं। वो ना एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं, ना वो अपना कुछ काम कर रहे हैं, ना वो पढ़ाई में कुछ ना स्टडीज में डेडिकेटेड है। तो जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं जा पा रहे, नहीं फॉलो कर पा रहे उस चीज को जिसको वो आइडियलाइज करते हैं, या जिस चीज को वो करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन से ही हो रहा है। चाहे वो फिर सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो, या बहुत गिने चुने तीन चार डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वही सेम डिस्ट्रैक्शंस फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया प्रोमिनेंट डिस्ट्रैक्शन है, रील्स शॉर्ट्स ये वाले जो डिस्ट्रैक्शन है, ये प्रोमिनेंट डिस्ट्रैक्शन है। आपके एनवायरनमेंट का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है।
ऑपोजिट सेक्स का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, सेम सेक्स का भी हो सकता है, डजेंट मैटर। इन डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना ही आपका गोल होना चाहिए। मैंने पहले भी, मैं शायद 10वीं बार बोल रहा हूँ इस इंटरव्यू में, या कि जो आपका वैल्यू सिस्टम है वो डिटरमाइन करता है कि आपका एक्शंस कैसे होंगे। तो उस वैल्यू सिस्टम में जितने कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो पाएंगे, जितने आप अपने अप्रोच में रैशनल हो पाएंगे इमोशनल होने की बजाय, उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वैल्यू सिस्टम को डेवलप कैसे करा जाए? एक एक बहुत पॉपुलर कोट है, जिम रॉन का कोट है, मेरा फेवरेट कोट है ऑफ ऑल टाइम, कि यू आर द सम टोटल ऑफ द 5 पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विथ। इससे अच्छा कोट मैंने शायद आज तक नहीं सुना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एंड एंड इस डोमेन में। तो वो 5 लोग आप चुन लीजिए, जो 5 लोग, ये बहुत आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि 5 लोग कौन हैं जो आपकी दशा से, आप जिस स्टेट में हैं उससे बहुत ऊपर हैं। ये 5 लोग चुनना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो कि 5 लोग कौन है वो, जो आपसे बहुत अच्छे हैं। एंड डूब जाइए उनमें, तो उन्हीं को पूरे दिन सुनिए, उन्हीं को पूरे दिन पढ़िए, उनसे अगर आपको पास में मिल पाए। मैं तो इनफैक्ट बुक्स एंड पॉडकास्ट वीडियोस से बोल रहा हूँ कि आप उन 5 लोगों से कनेक्ट होइए। बट अगर आप उनसे नहीं मिल, अगर वो आपको अ, अपनी लोकेलिटी में, अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में मिल जाए, तो वो भी अच्छा है। आप उन 5 लोगों से कनेक्टेड रहिए जो 5 लोग आपको खुद से बहुत बड़े लगते हैं। उन 5 लोगों में एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके बराबर का है, आपसे ऊपर ही होने चाहिए सारे, तो आपका वैल्यू सिस्टम डेफिनेटली डेवलप होगा। और इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन ये करना चाहूंगा, 3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में पक्का क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया हमारे तो दोस्ती नहीं, आप 5 लोगों की बात कर रहे हैं। सत्यम यहाँ पर दोस्तों की बात नहीं कर रहे हैं, सत्यम बोल रहे हैं 5 लोग, वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, बुक्स भी हो सकती हैं, ऑथर्स भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसे 5 सोर्सेस पकड़िए जहां से आपको सीखने को मिलता है। और साथ में सिर्फ इस पॉइंट का यही मतलब नहीं, एक और मतलब है, बहुत अनफॉर्चुनेट ये सीन है कि आप लोग एफर्ट्स नहीं देते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज मैंने एक फ्री वेबिनार कराया, पढ़ा बहुत बच्चों ने, हजारों बच्चों ने, लेकिन ज्वाइन कितनों ने करा? सिर्फ 10% ने। बाकी बच्चों ने क्या करा? सो रहे होंगे, टाइम पास करा। आप एफर्ट्स नहीं देते हो बहुत कुछ सीखने के लिए। एफर्ट्स देना बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट एक और आपको याद रखना चाहिए कि अब सत्यम ने बोला जो आपसे ऊपर है, तो थोड़ा सोच समझ के, अब ये नहीं कि आप किसी को भी अपने से ऊपर समझ रहे हो। वो लोग जो सच में कुछ सिखाते हैं, उनसे सीखने को आपको मिलता है, और आपकी लाइफ में आपको दिखता है कि हाँ ये गलतियां आप कर रहे हो, लेकिन इनको फॉलो करके वो आप सुधार रहे हो। तो थोड़ा एफर्ट्स देना बहुत जरूरी है। लाइव क्लासेस में भी यही हुआ सत्यम, बच्चे आए, पहली क्लास में सब आए, दूसरी में सब आए, फिर कम कम कम। अब बच्चे, भैया वो टाइम नहीं हो पाता है, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, आप एफर्ट्स नहीं दे रहे हो। बाकी जो बच्चे देते हैं वो आगे बढ़ते हैं। एफर्ट्स कंसिस्टेंटली देना बहुत बहुत जरूरी एक पॉइंट है। और इसमें एक और पॉइंट है सत्यम, मैंने यूट्यूब पर टाइम टेबल का वीडियो बनाया है अभी रिसेंटली, ठीक है, कि प्रैक्टिकली आप 30 डेज में हम्म। रिवीजन और सिलेबस कैसे कर सकते हो। वो वीडियो बनाते समय ही मुझे मालूम चल गया था कि इतनी प्रैक्टिकल है कि सब फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब में चाहिए वो मोटिवेशन है ना कि कर सकते हो ये और वो। बट उसमें मेरा ये मानना है कि अगर वो वीडियो किसी ने फॉलो करी हुई है तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाना चाहिए। बट बच्चों के अंदर नहीं आ रही है अभी भी। तो आप बताओ ये सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे डेवलप हो? मतलब कुल मिला के मैंने अगर आपसे बोला है कि 10 दिन आपके पास हैं, 10 चैप्टर हैं, आपको एक दिन में एक चैप्टर करना है। अब अगर आप एक भी दिन मिस कर रहे हैं तो भाई सीधे अगले दिन 2 चैप्टर करना पड़ेंगे आपको, फिर 3 करना पड़ेंगे। तो कुल मिला के एक वो सूली लटकी होना चाहिए ना कि यार एक दिन भी वेस्ट हुआ तो अब टाइम नहीं है। तो बच्चों के अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी ही नहीं आ रही है, गायब है। मतलब ये थोड़ा मोटिवेशन वाली चीज है कि आप वो अर्जेंसी कैसे डेवलप करें, उसके लिए आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन से थोड़ा अच्छा शब्द इंस्पिरेशन है, तो आपके पास एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। तो जिस टाइम आपने चूज किया होगा उस स्ट्रीम को, तो आपने खुद सोच के ही चूज किया होगा, या उस सब्जेक्ट को जब आपने चूज किया होगा तो खुद सोच के ही किया होगा। तो उस रीजन को याद करें, रीजन से बड़ा इंस्पिरेशन कुछ होता नहीं है। तो जो आपका मेन रीजन था, जो आपका मेन मोटो था, आपका, आपकी अंडरलाइंग वैल्यू थी जिसकी वजह से आपने उस चीज को परस्यू करना चाहा था, उस अंडरलाइंग वैल्यू को याद करें। लोगों के लिए तो छोटी से छोटी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैंने काफियों से सुना है, कि मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा, काफियों से मैंने ये सुना है कि वो अपने मम्मी पापा के चेहरे पे एक स्माइल देखना चाहते हैं, वो इसलिए वो टॉप करना चाहते हैं। तो आपके लिए वो कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो रीजन जो अंडरलाइंग वैल्यू है जिसकी वजह से आपने वो काम करना शुरू करा, पढ़ाई करना, पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाया, एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, एक स्ट्रीम में इंटरेस्ट दिखाया। आपने लाइव क्लास, आपकी लाइव क्लास खरीदते समय उन्होंने कुछ सोच के ही इंटरेस्ट दिखाया होगा लाइव क्लास की बैच परचेज करते समय। तो जिस वजह से आपने दिखाया उस वजह को याद करें, वजह से बड़ा इंस्पिरेशन कुछ होता नहीं है।
बाकी शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज पे टाइम दे पाएंगे। मैंने जितने सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनी है उनसे ये एक बहुत बड़ी चीज मैंने सीखी है कि आप जिस जगह टाइम दे दोगे वो चीज बड़ी हो ही जाएगी, अपने आप हो जाएगी। आपको बस टाइम देने की बात है। अगर आपने उस चीज पे टाइम अलॉट कर दिया तो वो चीज बड़ी होने लगेगी। तो आपका जो टाइम है उसको ऑनेस्टली जज करके आपको एक जगह अलॉट करना पड़ेगा आपके गोल की तरफ। जो अभी आने वाले टर्म्स में आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स एग्जाम होंगे, उसके बाद सीयूईटी एग्जाम्स होंगे। तो उस तरफ आपको ओरिएंट करना पड़ेगा आपके टाइम को। आप अपना फोन खोल सकते हैं ना, आप अपनी वॉच हिस्ट्री देख सकते हैं। वॉच हिस्ट्री में आप जहाँ टाइम दे रहे हैं और जिस जगह टाइम जाना चाहिए, बस वो उसका एक फ्रैक्शन निकाल लें कि आप किस जगह टाइम दे रहे हैं और किस जगह जाना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज आप किधर एलोकेट कर रहे हैं और किधर करना चाहिए। इसमें मैंने एक बहुत अच्छा पढ़ा था, मैंने बताया भी है पुरानी वीडियोस में, अंकुर वारिकू सर का एक कोर्स था। उसमें उन्होंने एक बहुत सिंपल सी चीज बोली थी कि वो काम जो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है वो आपकी लाइफ का एक सबसे ज्यादा पार्ट लेना चाहिए। जैसे पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट हम्म। नहीं, आज नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। सोना इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं, आज मत सो पूरी रात। बट वो काम जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर आपने जो पॉइंट बोला बहुत अच्छा है, अगर रीजन से बड़ा और कुछ नहीं होता आपने क्यों स्टार्ट करा था। और साथ में मेरे हिसाब से अगर आप रीजन के साथ थोड़ा सा एक बेसिक फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग रखते हो, कि सिंपल सा वो एक कोट है कि इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। एक सिंपल सी बात है कि आप अभी के एक हफ्ते नहीं करोगे मेहनत तो आगे के एक हफ्ते पछताओगे। एक सिंपल सा अगर आपको फ्यूचर का अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ चीजें वैसी वैसी चलना है और आपका रीजन बहुत स्ट्रांग है, तो फिर क्या रोक रहा है आपको आगे बढ़ने से। बट यही है कि आपको थोड़ा खुद करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको आके पकड़ कर सिखा सकता है, सिर्फ हम आपको इंस्पायर कर सकते हैं, बाकी करना तो आप ही को है। ऑनेस्टी सबसे बड़ा वर्ड है, उससे बड़ा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे। ऑनेस्टी, सेल्फ, खुद के प्रति ऑनेस्ट होना। झूठ मतलब बोल के मिलेगा भी क्या खुद से, दुनिया से आप झूठ बोल रहे हो चलता है, खुद से अगर आप झूठ बोल रहे हो तो बात ही खत्म हो जाती है। अच्छा सत्यम, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अब आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा। आपने क्या लगता है ट्वेल्थ में क्या डिफरेंट करा आपने, हालांकि आपने इसको बहुत जगह पर आंसर करा बट फिर भी कुछ ऐसा जो आपको लगता है, क्योंकि आपने भाई 95.6 ट्वेल्थ में हम्म। लाए। जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनको बताना चाहूंगा कि सीयूटी में भी सिर्फ एक क्वेश्चन इनका गलत गया। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत गया तो आपके 794 आते हैं, तो मतलब आपने इतनी कोई गलतियां नहीं करी, तो क्या डिफरेंट करा आपने। मैंने शुरुआत से अपने फाउंडेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। एक 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 जो ट्रिक है जो मैंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि स्कूल आपका बहुत ज्यादा टाइम लेता है, मतलब, और उसके बदले में स्कूल आपको देता बहुत कम है। हम्म। 6 घंटे तो स्कूल के आवर्स ही होते हैं, एंड उसमें आप 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, उसके अराउंड आप देख लो तो 8 8 आवर्स की वो जॉब बन जाती है स्कूल की। तो जो 8 आवर जॉब है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, अगर स्ट्रेटेजिकली टाइम इन्वेस्ट करना है तो। मैंने एटलीस्ट ये वीकेंड्स पे स्कूल नहीं जाता था, फ्राइडे हम्म। को हम्म। नहीं गया, सैटरडे को नहीं गया। तो जितना मैं अपना स्कूल आवर रिड्यूस करता था, करने की कोशिश करता था, ताकि मेरे को खुद के साथ ज्यादा टाइम मिले। खुद की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी से ऊपर कोई नहीं है। सेल्फ स्टडी को कोई मैच नहीं कर सकता। तो इसके लिए टाइम ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। एंड एक और चीज जो मैंने इंप्लीमेंट करी कि मैं स्कूल में, ये बर्डन बहुत ज्यादा होता है कि आपको नोटबुक बनानी है, प्रोजेक्ट करना है, हम्म। एंड ये मतलब जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है आपका, कि आप डेली मैम से नोटबुक चेक करवा रहे हो एंड ये सब। तो इतना मैंने इंश्योर करा था कि मैं 2 हफ्ते में एक दिन नोटबुक का काम करूंगा, उसके अलावा करूंगा ही। एक दिन मैंने एलोकेट कर दिया कि मैं इन 2 वीक्स में एक दिन मैंने संडे पकड़ लिया, एक संडे। एंड उस संडे को मेरा जो नोटबुक का काम हुआ, जो इंटरनल्स का काम हुआ, जो भी प्रोजेक्ट का हुआ, वो एक दिन मैं करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा। तो इससे मेरे पास सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ता गया। एंड जितना सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ा उतना ज्यादा मेरे फाउंडेशन स्ट्रांग हुए। जब फाउंडेशन स्ट्रांग हुए तो लास्ट में वही, मैं 130 की बॉल ऑलरेडी खेल पा रहा था, 150 की खेलने लगा जब प्रैक्टिस होने लगी लास्ट में। तो ये पॉइंट से मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ, मुझे अपनी ट्वेल्थ याद आ गई। आ, ये तो सीधी बात है, अगर आप किसी चीज को यस बोल रहे हो तो किसी चीज को आप नो बोल रहे हो। अगर आप मतलब ये थोड़ा सा यस। पॉइंट हल्का सा ये है कि आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, बट मैंने नोटिस करा वो यही है, क्या होता है आप एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, आपने बोला मुझे आज ये पढ़ना है। अब वो स्कूल गए तो वो कमांड आपके यहाँ से चली जाती है, अब स्कूल हम्म। में जो हो रहा है वो आप करोगे। तो स्टार्टिंग में तो स्कूल जाना चाहिए, नो डाउट, आप वो पूरा एक्सपीरियंस लो सब करो, लेकिन जैसे जैसे फाइनल एग्जाम पास आते हैं आपको थोड़ा देखना चाहिए कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। और ये बात एकदम सही है, सेल्फ स्टडी से ऊपर और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कमांड आपके हाथ में है, आपको पता है आपको कब क्या करना है। तो ये है। बट हाँ, ये आप ये गलती कर रहे हो कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, घर में सो रहे हो, तो इससे अच्छा तो फिर स्कूल ही जाओ आप। बट अगर आप थोड़ा सा कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा
उन चीजों को आप यस बोलना स्टार्ट कर दो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नो बोलना अब आपसे आना चाहिए। दोस्तों को नो बोलना आना चाहिए। वो कॉल पे अब आपसे 2 घंटे बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में चल जाता था, अब शायद नहीं चलेगा। अब आप इतना ज्यादा बाहर नहीं जा, मतलब जाओ, बट अब समझो कि कहाँ यस बोलना ज्यादा जरूरी है। वो पॉइंट सिंपल सा यही है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कि सिर्फ आप यस या नो नहीं बोलते हो। अगर आप नो बोल रहे हो तो किसी चीज को यस बोल रहे हो, यस बोल रहे हो तो किसी चीज को आप नो बोल रहे हो। तो ये बेसिक का पॉइंट्स आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पता हंड्रेड होना ही परसेंट चाहिए। तो ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे बनना चाहिए। सत्यम, इसके बाद अगर क्लास 11th वाले बच्चों से आप कुछ बोलना चाहते हैं। जो लोग 11th क्लास में हैं, उनके लिए इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप 11th क्लास में अगर हैं तो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करें कि आपकी जो स्टडी है, आपकी जो स्टडी का लेवल है, अब वो काफी ज्यादा रिसर्च बेस्ड एंड काफी ज्यादा थेरेटिकल से उठकर, सिर्फ थेरेटिकल से उठकर काफी ज्यादा डेप्थ में चला गया है। तो उस डेप्थ को जरूर पकड़ें, क्योंकि 12th में भी फिर वैसा ही सिलेबस आना है। तो 11th क्लास से ही जितनी आपकी तैयारी रहेगी, स्पेशली 11th क्लास से, कि आप जितना ज्यादा डेप्थ में चीजों को समझ सकें। मतलब अगर आपको कोई कंसेप्ट परेशान करता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि आप इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो आपको 100% उसको डाइजेस्ट कर लेना है। इतनी डेप्थ में जाना है आपको उस सब्जेक्ट, जैसे 11th क्लास की हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है वो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। अब वो है या शायद डिलीट हो गया, मुझे है। याद नहीं है। है। तो उसमें वर्ड्स नए नए आते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमिनिड्स एंड होमोनॉइड्स एंड, तो आपको शुरुआत में हॉन्ट कर सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलोपिथिकस की आपको पूरी सब कुछ जान लेना है ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में। तभी आपको उस चीज की डेप्थ समझ आएगी एंड आप उस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में ऐसे ही क्लास 12th में इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर पे बुक आएगी आपकी, इंटरनेशनल स्टडीज पे। क्लास क्लास 11th में पॉलिटिकल थियरी है, क्लास 11th में पॉलिटिकल थियरी की जो इम्पोर्टेंट बुक है। अब उसमें एक कंसेप्ट है लिबर्टी। अब आप लिबर्टी सिर्फ आपको उस बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब वो बुक तो मस्ट है, वो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बट लिबर्टी में आप डीपली घुस जाइए, क्योंकि अब आपकी स्टडी डेप्थ वाली हो चुकी है। लिबर्टी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप चैट जीपीटी से लिबर्टी पे डिबेट्स कीजिए, ताकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, वो आपको काउंटर करे, एंड आप अपने लोगों से अपने अराउंड आप डिस्कस कर सकते हैं। तो डिबेट्स, डिस्कशंस एंड जितना ज्यादा डिस्कोर्स आप उस चीज के अराउंड बिल्ड कर पाएंगे, आप उस सब्जेक्ट के डेप्थ में उतर पाएंगे। अगर आपने इंटरेस्ट के लिए वो सब्जेक्ट लिया है तो जरूर आप उस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट की सोल तक जाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी बुक्स को, जब जब आपकी एक क्लास खत्म हो रही होगी और अगर आप अपनी बुक्स को हग नहीं कर सकते, आपके अंदर वो इमोशन नहीं है कि आप अपनी बुक्स को हग ना कर लें, तो मतलब आपने उन बुक्स को अभी पूरी तरह से जिया नहीं है। तो उन बुक्स के बिल्कुल सोल तक जाना बहुत जरूरी है। बहुत ही प्यारा पॉइंट है। सत्यम, इसके बाद मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है या बहुत कम करा है, और उन्हें अब ऐसा लग रहा है शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो उन्हें अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें। एनसीईआरटीज को स्किप करना तो बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, बट स्टिल अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो एटलीस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी एनसीईआरटीज को आप रेफर करें। एंड जो थोड़े लेसर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिनको आप वीडियोस से या अन्य सोर्सेज से आप कवर कर सकते हैं, जैसे लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं, उनको शायद आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आप आंसर एटलीस्ट फ्रेम कर पाएंगे। शायद आप एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से ना कर पाए, तो आप एटलीस्ट आंसर्स कर पाएंगे। तो लिटरेचर सब्जेक्ट्स को, हिंदी को, इंग्लिश को एंड फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें, आईटी है, इनको आप वीडियोस से कवर करने का ट्राई करें। एंड जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें आप, पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, साइको सोशो, जो जिसका जो है, जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप स्टिल एनसीईआरटीज पे जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी से तो बढ़िया कोई सोर्स नहीं है। हो सकता है कि आपको थोड़ा समझने में टाइम लगे, तो एक 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 वीडियो देख लें आप, कोई एक वीडियो टू बिगिन विथ, यू वॉच अ वीडियो, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक एक रोड मैप, एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है। तो शायद आपकी बुक रीडिंग फास्ट हो जाएगी, तो आप बुक रीडिंग फास्ट कर पाएंगे। तो जो मेन बुक्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उन पे ध्यान दें। अदर्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम कम है। अगर टाइम ज्यादा होता तो हम सब कुछ करते, बट अगर टाइम कम है तो वही कि
एक चीज अगर आप कर रहे हैं तो दूसरी चीज से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता इन शॉर्ट आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, बात वही है। आप टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको लगता है कि आपका गोल अचीव हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात, बट अगर आपको लग रहा है कि यार अब तो टाइम नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा चीज़ों का, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्का सा रिस्क तो लेना पड़ता है कई जगहों पे। और इसके बाद सत्यम, वैसे तो ये मैंने कवर करा हुआ है, बट फिर भी मैं बच्चों को, ट्वेल्थ वालों को अक्सर बोलता हूँ, अगर हम सीयूटी की बात करते हैं तो जो डिलीटेड चैप्टर है उन्हें अभी से करने का कोई सेंस बनता नहीं है, बाद में इतना टाइम मिलता है कि डिलीटेड आप कर सकते हो। अभी जो बोर्ड्स का सिलेबस है उस पर अगर आप बहुत अच्छे से फोकस कर लेते हो तो बहुत बहुत सेम सिलेबस है, मेरे हिसाब से 80-90% तो सेम ही है, थोड़ा सा बस बदलता है तो हो जाता है। तो आपका क्या कहना है इस पे? है। आई मीन 1.5 मंथ से ज्यादा का टाइम मिलता है आपको सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, एंड अगर आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया हुआ है तो आपको जीरो एडिशन करना पड़ता है अपने कंसेप्ट्स में, बहुत बहुत थोड़ा एडिशन करना पड़ता है जो नियर टू जीरो ही है। मतलब आपने 85 भी बोला, वो भी बहुत बहुत ज्यादा ही है, उससे भी कम, उससे भी ज्यादा ओवरलैप है। तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी कंसेप्ट्स पे, लास्ट में सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। अगर एक दो चैप्टर कहीं बच रहे हैं तो आप डिलीटेड वाले बाद में ही करें, एंड आई वुड कंकर विथ यू, आई वुड अग्री विथ यू ऑन दिस। वही, क्योंकि अभी से आप इतना सब करने लग जाओगे। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि आपका ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस हो गया है। अभी से करने लग जाओगे, फिर ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, तो पहले जो अभी सामने है उसको देखा जाए। और टाइम रहता है, बहुत टाइम रहता है, तो ये भी सही है। मैं कह रहा था आपको सीयूईटी के लिए भी बोर्ड्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, अगर वो आप टॉप कॉलेजेस में जो कट ऑफ है, लेट्स से द कट ऑफ इज 795, एंड अगर दो लोग 795 मार्क्स पे हैं तो बोर्ड एग्जाम्स करते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे कॉलेज में दो लोग ऐसे हैं जो 799.96, मेरे टाइम पे यही गई थी हाईएस्ट कट ऑफ, 799.96 पे भी अपने जो हाईएस्ट कट ऑफ थी, हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क्स ही यही गए थे। इन मैक्सिमम मार्क्स पे भी वो अपने टॉप प्रायोरिटी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज को नहीं पा पाए थे, क्योंकि उनके बोर्ड्स में कम मार्क्स थे। तो बोर्ड्स का भी इम्पोर्टेंस है, अभी भी है कॉलेज एडमिशन में। तो आप पूरी तरह इग्नोर ना करें बोर्ड्स को। बोर्ड्स को आप कर लेंगे तो आपके लिए एमसीक्यूज बस क्लियर थ्रू करना होगा, एमसीक्यूज से तो आसानी होगा, तो बोर्ड्स इग्नोर ना करें। आपके कभी भी अगर सेम सीयूटी में मार्क्स आ रहे हैं, आपके बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं। साथ में अगर आप कोई जैसे एमबीए वगैरह कर रहे हैं, वहां पर आपके ट्वेल्थ और टेंथ के मार्क्स देखे जाते हैं। फिर इसके बाद सिंपल सा एक और पॉइंट ये भी है कि आप, सीधी बात है यार, अगर आप ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे तो सीधे सीधे आपका प्रिपरेशन दिखा रहा है वो चीज़, कि भाई आपका प्रिपरेशन सही से नहीं था। और एमसीक्यूज की भी अब फंसना पक्का सीरीज हमने बना दी है चैनल पे, उससे भी पिछली बार बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी आप फॉलो करो साथ में। तो वो देखते रहो, आपको बहुत मदद मिलेगी, तो करते जाओ, बोर्ड्स को इग्नोर मत करो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये आपको करना चाहिए। और सत्यम, बस अब आखिरी के कुछ क्वेश्चन है मेरे आपके लिए। आपको कोई ऐसे लेसन याद आते हैं जो आपको स्कूल लाइफ में मिले, जो आपको लगा जिन्हें आपको ट्रांसफॉर्म करा, चेंज करा? आपको लगता है कि वो चीज़ें आपने नहीं सीखी होती तो शायद आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? टाइम का ही मुझे लगता है कि दो लेसन्स रहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट। एक एक रहेगा टाइम का, कि जो आपका टाइम है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम किधर किधर जा रहा है, एंड आपको कंसोलिडेट करके उस टाइम को जो वैल्यूएबल चीज है उसकी तरफ लगाना पड़ेगा। तो एक टाइम का लेसन है, और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बोला, ऑनेस्टी की बात है। ऑनेस्टी एक काफी एक इंटरनल क्राइटेरिया होती है, तो इंटरनली आपको खुद से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता था, एंड वो उसमें मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, किस वजह से पहुंचा हूँ, किस वजह से नहीं पहुंचा हूँ। एंड आपको उसको एनालाइज करके खुद के साथ ऑनेस्ट रह के, अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं तो उसको ठीक करते हुए, अगर आप कुछ सही कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करते हुए, सेल्फ ऑनेस्टी, सेल्फ के प्रति ऑनेस्टी रहनी चाहिए। एंड अगर वो ऑनेस्टी है तो आप शेयर थ्रू कर जाएंगे। सही बात है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहिए। हर चीज़ आप बाहर ब्लेम नहीं डाल सकते कि अरे मेरे तो मार्क्स कम इसलिए हो गए क्योंकि पेपर ऐसा हो गया था या स्कूल में वो हो गया। थोड़ा सच्चाई का सामना करना चाहिए कि आपने कितनी मेहनत करी। अगर पेपर आया और कोई बच्चा उसमें अच्छे लेकर आ रहा है, आप लेकर नहीं आए, तो मे बी उसने मेहनत ज़्यादा करी थी या उसने कुछ ऐसा करा था जो आपने नहीं करा। तो एकदम से इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सत्यम, इसके बाद बस आखिरी के दो क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है आपसे कि मेरा ये मानना है कि आज के बच्चे ना, क्या बोलना चाहिए, कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रहे हैं। मतलब 16-16 17-17 साल के हैं और ऐसा बना दिया उन्होंने चीजों को कि मतलब मुझे लिटरली मैसेज आते हैं कि भैया
बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। भैया 12th 11th नहीं हुआ तो लाइफ में क्या करेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही वैल्यू दे दी गई है इन चीजों को जितनी डिजर्व नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है? मार्क्स को तो बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी गई है जितनी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। मार्क्स एक लेवल तक डिसाइड करते हैं चीजों को, बट मार्क्स भी एक आउटकम है ना, एक बाई प्रोडक्ट है। तो आप मार्क्स पे फोकस करके कुछ खास नहीं कर सकते। तो फोकस आपको बार बार उसी चीज पे लाना पड़ेगा कि हाउ वेल, मतलब एक एक है लाइन की, आई गेस महेंद्र सिंह धोनी का है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो जो हम्म। जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं आपको उन पे काम करना पड़ेगा। तो आपको प्रेशर लेना है तो आप प्रेशर ले लीजिए, बट उस चीज पे लीजिए जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं वो आपका फाउंडेशन ही है, वो आपके कंसेप्ट्स ही हैं। अगर आप अपने कंसेप्ट्स के साथ खड़े हैं तो आपके मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मार्क्स बहुत ज्यादा कंट्रोलेबल्स नहीं है, मतलब आप अगर कंसेप्ट्स के साथ थ्रू हैं तो आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि आप 80% 85% से ऊपर जा रहे हैं। बट अब आपके 94 आ रहे हैं या 97 आ रहे हैं, ये लक पे डिपेंड करता है, ये ज्यादा आपके हाथ में नहीं है। तो एक अपना मिनिमम लेवल बना के रखिए जिसमें अगर मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूं उस चैप्टर से तो आप 8 क्वेश्चंस बता पाए। तो उस लेवल तक आप अपना बना के रखें तो प्रेशर कम हो पाएगा। एंड अगर आप उन चीजों को कंट्रोल करेंगे जिन पे आपका कंट्रोल है तो फिर प्रेशर की ज्यादा बात नहीं बनती है। जिन अनकंट्रोलेबल्स को आप छोड़ते चलिए, कंट्रोलेबल्स को पकड़ते चलिए, तो प्रेशर कम रहेगा। सत्यम, आपने जो पॉइंट बोला है मेरे हिसाब से 99.9% टॉपर्स अग्री नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज को। लिटरली मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, जब 12th का रिजल्ट आया था तो उसके बाद मेरे भाई ने और मैंने बैठ के डिस्कशन करा था कि शायद अगर बोर्ड एग्जाम फिर से हो जाएंगे तो जो टॉप 10 के बच्चे हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आराम दस से। बार 10 बार एग्जाम हो रहा है तो जैसे टॉप करा, जैसे उस समय मैंने टॉप करा था अपने स्कूल में ह्यूमैनिटीज में, तो मैंने तो हो सकता है अगले पेपर में जो 5th आया वो मेरे से ऊपर निकल जाए। लक का फैक्टर लोग इग्नोर ही कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको चैप्टर का 90% बनता था और वो 10% से 2 क्वेश्चन आ गए, और दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसे सिर्फ 40% बनता था और उसी से 3 क्वेश्चन आ गए, तो भाई वो आपको आगे दिखेगा। ये एक बेसिक सा पॉइंट लोग एकदम स्किप कर देते हैं। और वही है, मैंने एक वीडियो में ये स्टोइक फिलॉसफी शेयर करी थी कि एक बार में देखो कि आपके कंट्रोल में कितना है और कितना आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में पढ़ना है वो करो, उसके बाद रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उस पर इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी पहचान में कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत अच्छे हैं पढ़ने में बट वो सीयूटी में नहीं कर पाए क्योंकि अब किस्मत साथ नहीं दी, तो अब क्या करोगे। तो चलता है, उसमें इतना कोई वो भी नहीं है। और यहाँ पर आप इसमें जरूर बताना, सिंपल सा पॉइंट ये है, आज बच्चे ड्रीम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे सबसे टॉप कॉलेज में जाना है। जब आप उस टॉप कॉलेज में पहुंच जाते हो तो वहां पर ऐसे बच्चे जो रो रहे हैं, ऐसे बच्चे जो खुश हैं, ऐसे बच्चे जो बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम पे पहुंच के भी वहां पर सेपरेशन देखने को मिल रहा है। तो ले दे के बात आपकी वैल्यूज और आपके एक कैरेक्टर पर, पर्सनैलिटी पर आ जाती है कि आप खुद को कैसे कैरी कर रहे हो। दो दो चीजें हैं, एक है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और एक है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आपके सर्वाइवल तक इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सके हैं, आपके बेसिक लाइफ नीड्स पूरे हो रहे हैं एंड आप एक 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 स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, उसके बाद क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्वालिटेटिव वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी, आप कितनी वैल्यू अलॉट करते हैं किस चीज को। तो आप टॉप कॉलेज में, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में चले जाएं अभी। आईआईटी दिल्ली में लास्ट 2 मंथ में आई गेस 200 हो चुके हैं, इफ आई हम्म। रिमेम्बर हम्म। करेक्टली। आईआईटी दिल्ली वालों का ये अगर इतना प्रेशर है आईआईटी दिल्ली पहुंचने के बाद वहां पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में ज्यादातर बच्चे अपने कॉलेज का फीडबैक नेगेटिव देते हैं। मेरे बैचमेट्स जो हैं, मेरे क्लासमेट्स जो हैं, वो सब अपने कॉलेजेस का फीडबैक, क्योंकि वो अब उस एनवायरनमेंट में हैं तो वो अब उसके अब उनके लिए वो एक बहुत बड़ी ड्रीम नहीं रहा, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज बचा ही नहीं है। अब वो उस एनवायरनमेंट में आ गए हैं तो वो क्वांटिटेटिव वैल्यू मैटर ही नहीं करती, अब वो क्वालिटेटिव वैल्यू मैटर करती है कि वो किस चीज को वैल्यू करते हैं, वो किस चीज को परसीव करते हैं कि वो चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी क्वांटिटेटिव वैल्यूज ठीक हैं, अगर आपकी लाइफ नीड्स पूरी हो रही हैं, तो क्वालिटेटिव वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका परसेप्शन कैसा है चीजों को लेके, वो ज्यादा मैटर करता है। बात वही है, इस पर तो मतलब पूरा डिस्कशन हो सकता है क्योंकि इस पे तो यूट्यूब पे ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि सुन के हंसी आने लग जाती है।
सत्यम, मेरा अब आपसे आखिरी क्वेश्चन है। लाइक, जो क्वेश्चन मैं पूछ सकता था मैंने आपसे पूछा, लेकिन हो सकता है कि इंटरव्यू देने से पहले आपने भी कुछ सोचा होगा जो शायद हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में नहीं आ पाया। तो अगर ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं आखिरी में बच्चों के साथ, तो प्लीज। मेरा एक कंसिस्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि जितने आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को आपको एक डिसीजन लेके एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहला डिसीजन बहुत ज्यादा टफ होता है कि हम्म। आप एक चीज में लगे हुए हैं। जैसे मैं क्लास 11th में इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गया था। इंस्टाग्राम मैंने 6 महीने तक यूज कर लिया था, एंड अब मेरे लिए उसको छोड़ना मुश्किल हो गया था। इंस्टाग्राम पे भी मैं एक पॉजिटिव कंटेंट ही देख रहा था, बट हम्म। इंस्टाग्राम शायद वो जगह नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट हो सकता है। तो मेरे को इंस्टाग्राम को डिलीट करने में पहला स्टेप थोड़ा मुश्किल लग रहा था, बट क्लास 11th में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इंस्टाग्राम डिलीट करना है, एंड वो पहला स्टेप मैंने लिया। एंड वो पहला स्टेप लिया और इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। तो जैसे ही इंस्टाग्राम डिलीट किया, मेरे जो यूजेज है वो ड्रास्टिकली फॉल हो गए, और ज्यादा टाइम मिलने लगा। वैसे ही आप अगर किसी और चीज में अपना टाइम व्यतीत करें, कोई और चीज आपको लगता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन बनी हुई है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग हो सकती है। जैसा मैंने बोला कि आपके आज आज जिस तरह से रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट हमें दिखाया जा रहा है, जिस तरह से हम्म। रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट सेल किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है काफी ज्यादा, उस उस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके हैं, उन्हें फर्स्ट स्टेप लें एंड उसको तोड़ दें। तोड़ना उस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको डीले करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि कोई चीज गलत है, तो उस गलत को इंस्टेंटली छोड़ दें। एंड अगर आपको कोई चीज दिख रही है जो सही है, तो उसकी तरफ भी जल्दी ही बढ़ जाएं। जो 5 लोग हैं, उन 5 लोगों को जरूर अपनी लाइफ में ले आएं, जो 5 लोग में आपसे बहुत ऊंचे हैं। इस पॉइंट को मैं बस इतना एक्सटेंड करना चाहूंगा, मुझे एकदम से क्लिक हुआ जब मैं ट्वेल्थ में था। तो मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गया हूँगा शायद, और ये मैंने पहले भी किया हुआ था। तो मुझे समझ आया उस दिन कि शायद मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। फिर मैं घर आया, और ऐसे ही नॉर्मल मैंने थोड़ा बहुत सोचा, और मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, मैंने इंस्टाग्राम डिलीट करा। मैंने व्हाट्सएप डिलीट करा। मैं एडिक्टेड तो नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, अभी शायद मेरा फोकस कहीं और होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि जब आप कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो मेजोरिटी के एक्शन से डिफरेंट है, तो वो आपको अपोज करते हैं। अरे व्हाट्सएप बंद मत करो, व्हाट्सएप बंद मत करो, अपनी बातें कैसे होंगी, या फिर अरे अब तुम्हें असाइनमेंट कैसे मिलेंगे, ये और वो आपको। क्योंकि उनको ना उनकी, मतलब क्या बोलना चाहिए, उनको आप हर्ट कर देते हो एक तरीके से कि यार ये तो ऐसा एक्शन ले रहा है जो हम नहीं ले पा रहे हैं, या जो भी रीजन हो। बट आपको रोका जाएगा, और उसी समय अगर आप उनकी बातों में आके रुक गए तो आप सीधा सीधा सेल्फ हार्म कर रहे हो। बट अगर उसी समय आप थोड़ा सा अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके एक्शन ले लेते हो, एक दिन बुरा लगता है, 2 दिन बुरा लगता है। हमने अक्टूबर के महीने में रोड मैप वीडियो बनाया था 28 सितंबर को, जिसमें हमने बोला था कि भाई हम इंस्टाग्राम बंद कर रहे हैं। और मैंने बोला आप बंद कर रहे हो, मैं भी बंद कर रहा हूँ आपके साथ। तो वो दिन का दिन है, इंस्टाग्राम ओपन नहीं हुआ। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अब चलो, अब एज बड़ी हो गई, मेच्योरिटी आ जाती है। इंस्टाग्राम मेरे पास आज भी मोबाइल में है, क्योंकि मुझे बच्चों से कई बार बात करना पड़ जाता है, चालू करना पड़ता है। बट मेरा अभी अगर मैं निकालूंगा एवरेज तो जीरो ही आ रहा है। तो बात यह है कि चलो अभी आप छोटे हो, तो आपका एक्शन यही होना चाहिए कि आप अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है। आपको मेरी तरह 10 मैसेज नहीं आते हैं काम के कि भैया ये बता दीजिए, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 4 दिन बुरा लगेगा, 5 दिन बुरा लगेगा, 1-2 दिन दोस्तों से बात नहीं होगी। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वो लोग जो आपका अच्छा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते, वो सपोर्ट करते हैं। मतलब उस समय जब मैं व्हाट्सएप पे नहीं था, तो अगर व्हाट्सएप के टीचर्स वाले ग्रुप में कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह आता था, तो मुझे टेलीग्राम पे उस समय मैसेज का ऑप्शन आता था, बच्चे उसमें भेज देते थे कि यार ये तुम ग्रुप में नहीं हो, ये देख लेना। तो अगर आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो वो कर देते हैं। थोड़ा आप उनसे बात कर लो, थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप बंद कर दिया तो गायब ही हो गए आप। बट ये है कि हाँ, सत्यम बिल्कुल सही पॉइंट बोल रहे हैं। अब समय है ये पता लगाने का कि क्या चीज आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। कुछ भी ऐसा है जो वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, उसको खत्म करना है। मतलब अग्री करेंगे सत्यम आप जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज आपको नीचे पुल ऑफ कर रही है, और वो बहुत आसान होता है जज करना। किसी मोमेंट में जाते हैं and किसी चीज के साथ जुड़ते हैं, and वो चीज आपको पुल डाउन कर लेती है, आपके लिए बहुत आसान होता है वो जज करना। कुछ जज करने में मुश्किल नहीं है। तो अगर आप जज कर पा रहे हैं कि कोई चीज आपको पुल डाउन कर रही है, आपको आपके मेंटल स्टेट को ऑप्टिमम नहीं नहीं ले जा पा रही है,
तो उसको इंस्टेंटली छोड़ दें, उसको छोड़ने में फिर अ, आपको ज्यादा अटैचमेंट नहीं दिखानी चाहिए। और एक बार आप छोड़ने लग जाते हो तो वो काम आसान हो जाता है। मुझे याद आ रहा है, वो मेरी क्लासमेट वीडियो देखेगी तो जरूर बोलेगी, बट मेरी एक क्लासमेट का बर्थडे था और उनके बर्थडे के अगले दिन ही प्रैक्टिकल एग्जाम था। तो क्लास में हम थे, उन्होंने बोला आप सभी को आना है। मैंने मना कर दिया पोलाइटली, मैंने सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, प्रैक्टिकल है परसों। तो उनको बहुत बुरा लग गया कि सब आ रहे हैं तुम नहीं आ रहे हो। बाकी बोलते अब एक दिन में क्या होगा, बट मैं बता रहा हूँ कि जब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ आपने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करा, तो आपको अगले दिन से ही अपनी लाइफ में एक इम्पैक्ट दिखता है कि यार इंस्टाग्राम कितनी स्पेस खा रहा था, और मतलब माइंड की स्पेस भी बहुत खा रहा था। तो फिर आपको समझ में आता है, तो फिर आसान हो जाता है। पहला स्टेप मुश्किल रहता है, फिर आसान है रास्ता। तो वो आपको करना पड़ेगा। सत्यम, थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है यार कि आज बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला होगा। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करते जो लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और लोगों की हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं। लाइक मैंने आपको एक मैसेज डाला और आपने बोल दिया बिल्कुल करना है, जबकि आप इतना बिजी रहते हैं उसके बाद भी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बढ़िया था यार सत्यम, मजा आ गया। ठीक एक नंबर। नहीं मैं ऐसे ही चाह रहा था, इसलिए मैंने वैसे क्वेश्चन डाले भी नहीं। वैसे इंटरव्यू भरे पड़े हैं यार यूट्यूब पे, वो है। सब अच्छा। बोर हो जाते हैं मतलब। वही वही घिसी पिटी बातें बार 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 बार। और फिर लगना भी तो चाहिए ना मतलब। मैं चाह रहा था इंटरव्यू में टॉपर की पर्सनैलिटी ज्यादा सामने आए। बातें सबको पता है, वो आ जाता है। वो बात वही है ना, अगर अपन भी छोटी क्लास में देखते हैं तो आप अमन दत्तवाल को देख रहे हो, बट आप अमन दत्तवाल जैसा बनना चाहते हो, तो फिर वो एक स्पार्क आता है कि यार अमन भैया जैसा बनने की कोशिश कर, हाँ भले ही हाँ उस समय हाँ। बाद में फिर आपको लगता है नहीं बनना। ऐसे स्टेट सेल्फी शेयर कर सकता हूँ? वो जितने भी थंबनेल डले हैं ना आखिरी में तीन चार, वो हमारे जो थंबनेल बनाता है उसने जैसे बना ली तो बना ली, उसने इतना सुनाया है मेरे को। क्या? रेंटेड स्पेस में जो आपने रेंट किया है हाँ, स्टूडियो पे? ये मेरा जो आपने रेंट है। रेंट किया है वही? घर का बात डिफरेंट रहता है, जब आप घर में वीडियो बनाते हो ना तो मन मर्जी का रहता है।